नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे शेयर बाजार का हो, चाहे सोना चांदी का हो। कल शेयर बाजार में तूफानी तेजी थी और जो सेंसेक्स में जो है 1000 पॉइंट का उछाल देखा गया। क्यों हुआ, कैसा रहेगा आगे, उस पर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। देखिए, सिल्वर में जो है इस समय 4% की तेजी देखी जा रही है और गोल्ड में 0.60% की तेजी है। और जो गोल्ड जो है इस समय जो था वो 4167 पे था, डॉलर प्रति आउंस पे। और सिल्वर जो है वो 53.40 के आसपास था। तो ये देखा जा रहा है कि जो जिस तरीके से भी जो ट्रेंड चल रहा है कि गोल्ड जो है वो 4100 के ऊपर कोशिश कर रहा है अपने आप को स्थिर करने के लिए। हालांकि इस पे हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं कि एक नीचे का भी रुक आ सकता है और तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस वाले फेज पे ये कोशिश कर रहा है कि 4100 के ऊपर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। और दूसरा, सिल्वर जो है वो $52 प्रति आउंस के ऊपर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इस समय। और इस समय जो एक बड़ी पॉजिटिव खबर ये हो जा रही है कि फेड का जो रेट कट जो दिसंबर में होना था, जिसका चांसेस काफ़ी कम था, अब वो चांसेस बढ़कर 83% हो गया है। अगर फेड का रेट कम होगा तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव बात रहेगी। और साथ में एक चीज़ जो है देखा गया है कि कई सारे बैंकर्स और कई एक्सपर्ट जो हैं वो गोल्ड को लेकर एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 2026 के अंत तक में कितना हो सकता है। तो अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो $4167 प्रति आउंस चल रहा है। तो बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि यहाँ से जो है ये $5000 प्रति आउंस तक जा सकता है, मतलब 20% से ऊपर का उछाल होगा। और गोल्डमैन सैक भी उसी के आसपास $4900 प्रति आउंस के आसपास कह रहा है, मतलब 20% वो भी बोल रहा है। डाइचे बैंक जो है वो कह रहे हैं $4950 प्रति आउंस, ये भी उतना ही परसेंटेज हो गया। और HSBC ये $5000 का दे रहा है डाटा। और JP मॉर्गन जो सबसे ज़्यादा दे रहा है वो $5300 प्रति आउंस का दे रहा है, यानी यहाँ से जो है लगभग 30% के आसपास की बढ़ोतरी वो बता रहा है, जो है 1 साल 1 महीने में जो है। और मॉर्गन स्टैनले वो दे रहा है रेट थोड़ा कम, वो दे रहा है $4500 प्रति आउंस। तो ये इसमें जो बढ़ोतरी जो है वो 10% के आसपास का देखा जा रहा है। तो अगर आप इन छयों का जो है आप निकाल देते हैं, अगर ऑन एन एवरेज निकाल कर करते हैं तो ये एवरेज आ रहा है $4941 प्रति आउंस। तो एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव रुख देखा जा रहा है। अब डॉलर और सिल्वर जो भी चीज़ें देखी गई हैं उनका जो बुल फेज का जो रहता है रफ्तार, जैसे कि गोल्ड में देखा गया था कि 2001 के बाद से जो बढ़ोतरी शुरू हुई थी वो 2011 पे जाकर ख़त्म हुआ था और जाकर रुका था वहाँ पे। और उसके बाद से फिर जो है बियर फेज आ गया था और 2001 तक में उसे जो है एक बड़ा इकॉनमी रिसेशन भी मिला, मतलब। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इकॉनमी रिसेशन आना था, ऐसा चीज़ें जो चीज़ें लोग तो एक भापते ही हैं, लोग इधर उधर अपने आप को सेव करने लगते हैं। जैसे इस समय भी रिसेशन की बात हो रही है, जो तमाम बात हो रहा है, तो लोग अपने आप को सेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी है, वो अलग फैक्टर है। तो उसमें ये देखा गया था कि 10 साल का एक फेज़ रहा था, तो इस बार जो है 2015 से ये फेज़ शुरू हुआ है। हालांकि इसमें 2015 के बाद से एक 2019 में एक बड़ा पड़ाव आया और 19 के बाद से एक तेज़ रैली हुआ और उसके बाद से जो उसमें जो बड़ा सबसे बड़ा पड़ाव आया वो 2022 पे आया, जबकि रसिया और इन लोगों के गोल्ड को जो जब्त कर लिया गया और सेंट्रल बैंक जिस तरीके से खरीदारी करने के लिए टूट पड़े, उसके बाद से एक बड़ा फेज आया है। अब ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो 10 साल वाला जो 2015 वाला जो फेज है वो 2025 में ख़त्म हो रहा है एक तरीके से। और 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2000 जो है 11 तक जो फेज चला था, उसके बाद से लगभग 5 साल जो है वो बियर फेज चला था। तो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि क्या, भले ही सब लोग एक्सपर्ट्स जो है 2026 के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये उठ रहा है कि जो 2026 वाला जो प्रिडिक्शन है, क्या वो एक बुल फेज का जो अंतिम जो ये जो चल रहा है 10 साल वाला फेज, उसका अंतिम पड़ाव होगा क्या? और उसके बाद से फिर उसमें जो है एक 5 साल वाला फेज देखा जा सकता है या 4 साल वाला देखा जा सकता है कि एक ठहराव सा देखे उसमें। ये बातें अब चल रही है जो इनके ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे कहानी ना कुछ और बदल गया है। देखिए, पहले बार में क्या था कि जो भी चीज़ें थी, इस समय जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि एक जो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है डॉलर है, दूसरा अमेरिका का इकॉनमी हो गया, तमाम चीज़। अब जो है एंड कैरी ट्रेड का भी दबाव हो गया, आप एक तरीके से देखें तो इस समय जो बाज़ार में जो तनाव है इस वक्त,
जो बहुत ज़बरदस्त तनाव है। हालांकि इस तनाव से ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने के अंदर हो जाएगा, इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो इसलिए जो गोल्ड का जो फेज़ जो बात हो रही है कि 2026 में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो ऐसा लगता है कि यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, वो आगे जा सकता है। अब 2030 तक भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, इन बिटवीन जो है बुल फेज, जो 10 साल वाला जो बुल फेज है, ये एक्सटेंडेड बुल फेज हो सकता है। क्योंकि इसमें देखिए कि जो एन क्रेडिट रेट का जो दबाव था, उसमें क्या हो गया कि जिसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी था कि देखिए जापान में बॉन्ड यील्ड महंगा हो गया, तो जापान से जो फ्री का पैसा जो जा रहा था, जो कि 0% इंटरेस्ट था, वो पैसा बंद हो जाएगा। और दूसरा जो है वो पैसा फिर रिवर्स होकर भी वहाँ आने लगता है। अब अमेरिका का अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं होती है, वो गलत बात है। क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो अमेरिका का इकॉनमी जो है वो गड़बड़ हो रहा है। बॉन्ड यील्ड क्या हो गया, आप इंटरेस्ट दे रहे हो। अब अमेरिका का जो इकॉनमी जिस तरीके से ट्रैप है पूरी तरीके से, और वो उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा, तो उसके कारण मतलब ये सोचिए कि जो लोन वो ले रहा है लोगों से, उसके लिए वो ज़्यादा पैसे चुका रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो वो उसके खराब इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, जैसे होता है कि भाई 4% का बढ़ गया और जापान का 2% का है, तो क्यों जाएगा 2% में आदमी। लेकिन ये 4% जो है अमेरिका की कमजोरी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जो अमेरिका में जो पैसे आ रहे थे वो रुक सकता है, और इधर जो बढ़ रहा है उसका यील्ड, तो उधर थोड़ा सा जा सकता है कि वो पैसे जो चूँकि 0% इंटरेस्ट था तो बाकी जगह चले जाते थे, अगर वहाँ 2% मिलेगा तो वो ठहरा होगा। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी पूरी दुनिया में पड़ेगा और अमेरिका में खासकर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका में जो रिवर्स रेपो फैसिलिटी है जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। जो पैसे, जो नए पैसे जो आ जाते हैं, पहले वो $2.5 ट्रिलियन के आसपास था, जो लगभग ख़त्म सा हो गया है। तो वो एक प्रेशर है अमेरिका पे कि जो है बैंकों के पास, जो उसके सेंट्रल फेड बैंक के पास जो तमाम जो पैसे हैं उसकी कमी देखी जा रही है, और बैंक रिजर्व में जो है तेज़ गिरावट देखी गई है। और 2021 की तुलना में उसका जो बैंक रिजर्व है वो 1.2 ट्रिलियन कम हो गया है। ये एक फैक्टर है। अच्छा, दूसरा, जो रियल फेड फंड्स रेट जो है वो पॉजिटिव है। 2 साल में मतलब उधार लेना जो है महंगा हो गया है, तो उससे लिक्विडिटी की कमी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एक जो है अमेरिका के बाज़ार के लिए जो है, और ये अमेरिका की इकॉनमी के लिए जो एक तनाव जो दिख रहा है, उसके कारण जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक चल रहा था कि 10 साल वाला, वो एक्सटेंड हो सकता है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ में एक चीज़ और देखा गया है कि अमेरिका में 2-3 चीज़ें कर दी गई हैं जो सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, कि वहाँ जो इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी को पहले दे दिया गया, यानी जो सिल्वर जो खरीदेगा उसमें इंडस्ट्री वाले को पहले मिले, ना कि जो है बुलियन वालों को या फिर जो जो सेविंग करते हैं उसको मिले। क्योंकि एक चीज़ ये था कि 25,000 मैट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है माइन से, और 21,000 जो है वो इंडस्ट्री में जा रहा है, जिसमें सोलर में जो है 30% के आसपास बढ़ गया है 3 साल में। 7,000 मैट्रिक टन जो है वो सोलर पैनल के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो वो चीज़ जो है देखा गया, और ये ओवरऑल सब जगह हो रहा है, तो अमेरिका में भी उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। तो वो चीज़ किया गया है कि वहाँ से जो है इंडस्ट्रियल को प्रायोरिटी दी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, एक चीज़ दिया जा रहा है कि जो फ्यूचर मार्केट में जो बड़े ज़बरदस्त उठापटक होते थे और रेट को कहीं भी फिक्स कर देता था, कुछ भी कर देता था, उसमें ट्रांसपेरेंसी अब आएगी। तो उसमें जो बड़े बैंक हैं, बड़े हेज फंड्स हैं जो शॉर्ट करते थे, उसको अपना शॉर्ट पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जब नियम आ रहा था उसके पहले 22% तेज़ी बढ़ गई थी उसमें, यानी पहले बड़ा गड़बड़ झाला होता था, जिसके कारण जो गोल्ड और सिल्वर के रेट को जो है एक मैनिपुलेट करके एक फिक्स जगह रखा जाता था। तो ये जो पॉलिसी चेंज हुई है, इससे हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर पे तेज़ी आए। ये 2 चीज़ें इसमें देखा जा रहा है। साथ में एक और बात है कि जो गोल्ड बनाम नेस्डेक, कि नेस्डेक में जिस तरीके से ऊपर चला गया है, टेक के शेयर्स में कहा जा रहा है बिकवाली होगा, तो टेक वाला पैसा जो है वो गोल्ड में आ सकता है, जैसे बिटकॉइन वाला पैसा गोल्ड में आ रहा है। तो वो चीज़ है कि उसमें जो रेशियो है वो 12 सेल के बेस पे है इस समय, और अगर ये टूटता है तो फिर तेज़ी आएगी गोल्ड में। जैसे कि अभी जो रेजिस्टेंस है वो 0.20 पे है, और गोल्ड और नेस्डेक का जो रेशियो है वो 0.18 पे है। अगर 0.20 को तोड़ देता है तो क्या होगा कि नेस्डेक से जो पैसे हैं, उधर से जो टेक पे जो पैसे लगे हुए हैं, वो पैसे घूमकर गोल्ड पे
आने लगेंगे, सिल्वर पे आने लगेंगे। तो ये जो चीज़ें थी टेक्निकल चीज़ें थी, लेकिन इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ये जो बुल रन जो 10 साल वाली जो बात हो रही थी 2026 तक, वो एक्सटेंडेड हो सकता है। खरीदने का वही तरीका होता है कि शिप करें और अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर में नहीं रहना चाहिए। 12% गोल्ड में, 8% सिल्वर में, बाकी अपने एक्सपर्ट से पूछ कर ही कीजिएगा, जो भी कीजिएगा आप। बाकी हम अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर ले। कल बड़ी ज़बरदस्त धूम रही। सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट ऊपर बढ़ा 1.21% की तेज़ी के साथ 85,609 पे बंद हुआ। और निफ्टी जो है वो 26,205 पे बंद हुआ 320 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ। इसमें परसेंटेज में 1.24% की तेज़ी थी। मिड कैप में 1.28% की तेज़ी रही। स्मॉल कैप में 1.18% की तेज़ी रही। पीएसयू में जो है 1.10% की तेज़ी रही। एफआईज की खरीदारी अच्छी खासी रही है, जो है वो 4,778 करोड़ का खरीदारी हुआ है। डीआईज की खरीदारी भी पॉजिटिव रही है, उसमें 6,247 करोड़ का शेयर खरीदा है। तेजी की जो वजह थी उसमें एक था कि जो फेड का रेट कट करने का जो एक अंदेशा आया है कि बढ़ जाएगा, अब रेट कट करेगा, उसके कारण बाजार में एक तेजी देखी गई। दूसरा, हमारा जो रुपया कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हो के जो है 89 के ऊपर चला गया है। तो ये जब जब रुपया कमज़ोर होगा तब तक एफआईज का पैसा आता है, तो वो एफआईज आया है, जो है वो एक चीज़ देखा गया है। तीसरा, जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है उसके कारण एक तेज़ी आई। और चौथा, जो अपना क्वार्टर का जो रिजल्ट वगैरह है, जो क्वार्टर का मतलब परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो है, या कॉर्पोरेट जो एक्शन हो रहे हैं वो भी एक फैक्टर है कि बैंक मतलब हमारा कॉर्पोरेट जो है वो थोड़ा मजबूत दिख रहा है इस समय, उसके कारण भी तेज़ी देखी गई है। अब जो रेजिस्टेंस है वो है 26,300 पे, उसमें 26,277 शामिल है, जो कि ऑल टाइम हाई था। और उसके बाद 26,500 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर सपोर्ट है तो 25,950 है, और उसके नीचे जो है 25,850 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है इसमें। आईएमएफ ने जो है इंडियन इकॉनमी को लेकर काफ़ी जो है पॉजिटिव रुख दिखाया है उन्होंने, और कहा है कि 6.6% की बढ़ोतरी रहेगी इसमें। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6% का रहेगा। लेकिन साथ में एक और वो बात कर रहे हैं कि जो $5 ट्रिलियन बनने का जो हमारा सपना था, जो था कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में पूरा हो जाएगा, वो एक साल मूव कर सकता है आगे, ऐसा आईएमएफ का कहना है। और ये जाकर पहुंच जाएगा 2029 पे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा रुपया डॉलर की तुलना में कमज़ोर हो रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है। अब इसका देखिए, अब तेल की जो कीमत गिर रही है उसका भी थोड़ा सा असर हमारे यहाँ होना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन रुपया जिस तरीके से फिसलता जा रहा है, देखिए डॉलर फिसल रहा है दुनिया के तमाम करेंसियों के अगेंस्ट में, और हमारा रुपया भी जो है वो फिसलता जा रहा है। तो आप देखें एक तरीके से रुपया काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। बाकी हम लोग जो है म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो शानदार रिटर्न दिया, वैसे टॉप 5 का लिस्ट है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीदेंगे, जिसमें से जिसका CAGR जो है 25% से ऊपर का रहा है। जिस 5 जो फ्लैक्सी कैप हैं, HDFC फोकस्ड 28.12% का रिटर्न, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड 26.88% का रिटर्न, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड 25.40 का रिटर्न, और बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैक्सी कैप 24.64% का रिटर्न, और महिंद्रा मेन लाइफ फोकस्ड 24.41% का रिटर्न दिया है। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।